सभी मित्रों को नमस्कार तथा कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है जोरों शोरों पर चल रही होगी। तो आज हम आपको भूगोल के 50 ऐसे प्रश्न करवाएंगे जो कि रेलवे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, बार बार रिपीट हुए। तो उन्हीं प्रश्नों को हम PYQ लेकर आपके सामने आए हैं। इसके पहले भी मैं भूगोल के प्रश्न करवा रहा हूँ, तो अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर हमारी देख लीजिए। अगर आप पढ़ना चाहें NTPC रेलवे के लिए जियोग्राफी, तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट से जाकर। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न कह रहा है, बांग्लादेश में प्रवेश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। असल हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है। ठीक है, तो अगर जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उस समय उसको किस नाम से जाना जाता है? जमुना कहा जाता है। क्या जमुना कहा जाता है? ठीक है, देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी एक जगह है तिब्बत में, मानसरोवर झील, उसी में एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, जब वहाँ से देख, ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, मैं आपको बताने की थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। ये हमारी क्या है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे निकलती है, ये भी तिब्बत चीन में बहती है। इसके बाद यहाँ से तो ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती कुछ इस प्रकार, और ये पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश का एरिया है, आपको पता होगा सभी को। ये क्या है, ये बांग्लादेश वाला एरिया है हमारा। ठीक है, तो बांग्लादेश, ये बांग्लादेश वाला एरिया है, यहाँ पर ये पहुँच जाती है। तो बांग्लादेश में ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और अलग अलग स्थानों पर ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग के क्या नाम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तिब्बत में से सांगपो कहा जाता है। पूछा जाए आपसे कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, तथा असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो जब ये निकलती है तो उसको सांगपो कहा जाता है। जैसे ही आगे आती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है भारत में, तो उसको दिहांग कहा जाता है, और असम में से ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जब ये बांग्लादेश पहुंचती है तो इसको जमुना कहा जाता है। तो ये प्रमुख बातें आपको जो है याद रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। अगला है, ब्रह्मपुत्र जो नदी की लंबाई है करीब कितनी है? 2900 किलोमीटर। कितनी? 2900 किलोमीटर है। यह नदी मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील, मैंने आपको बताया मानसरोवर झील के नीचे क्या है, ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। यह नदी यांगपांग दर्रे के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। तो यांगपांग दर्रा कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में, तो वहीं से ये नदी क्या है, भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो प्रमुख शहर बसे उसमें डिब्रूगढ़ है, तेजपुर है और गुवाहाटी शामिल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेता है? जो सरहिंद नहर है किस नदी से पानी लेता है? ये सतलुज नदी से पानी लेता है। ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? कह रहा है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण। क्या है? वरुण जो है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। मैं अब आपको इसमें डिटेल में बताता हूँ। एक मिनट, मैं इसको पहले जूम कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अब चलिए समझिए, आप इस बात को एक बार समझ लीजिए मेरे से, फिर आपको कभी जो है कहीं और जो सोलर सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए सूरज है, क्या है हमारा? ये सूरज है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सूरज है। सूरज के जस्ट नीचे कौन सा ग्रह है आपको दिख रहा है? तो सूरज के जस्ट नीचे है बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह है। फिर इसके नीचे है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह है। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, जो सूरज के सबसे पास होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी में गर्मी होती है, तो सबसे ज़्यादा उसमें गर्मी होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गर्म ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। क्यों शुक्र ग्रह है? आप पूछेंगे सबसे पास में तो बुध ग्रह है, तो फिर बुध ग्रह गर्म क्यों नहीं है? शुक्र ग्रह इसलिए यहाँ गर्म है क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए शुक्र ग्रह को जो है सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। इसके बाद हमारी आते हैं तीसरे नंबर पर आती है हमारी पृथ्वी। कौन सी? पृथ्वी आती है। तो पृथ्वी के पास सबसे पास ग्रह कौन सा? शुक्र है। फिर इसके बाद मंगल ग्रह भी साइड है, इसके बाद आता है मंगल ग्रह। फिर जस्ट इसके नीचे कौन सा ग्रह आता है? फिर आता है बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। टोटल 8 ग्रहों में से बृहस्पति ग्रह जो सबसे बड़ा ग्रह है। फिर इसके बाद आता है शनि ग्रह, इसके बाद आता है अरुण, इसके बाद आता है वरुण। तो एक बात बताइए, जब हमारा सन इधर है और सबसे लास्ट में है वरुण ग्रह, तो यहाँ सूर्य की रोशनी कैसे पहुँच पाती? नहीं पहुँच पाती होगी। इसलिए सबसे ठंडा ग्रह को, वरुण ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है 234, कहे में 234, माइनस में 234 डिग्री तक पहुँच जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए, जब हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है बुंदेलखंड में तो हमारा टेम्परेचर जाता है कभी 5 चला जाता है, तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। अब वहाँ पर देखिए कितना है, माइनस का है। कितना? माइनस का 234 है। अब आप यहाँ पे अनुमान
अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी क्या है, इतनी यहाँ गर्मी पड़ती है। और सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह है सबसे गर्म ग्रह। अगर पूछा जाए सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा, तो बुध ग्रह है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एक बार आप इन चीज़ों को क्या बना लीजिए। अगर आप बना लेंगे तो आपको चीज़ें सारी क्या होंगी, एकदम से याद हो जाएंगी, फिर आपको कहीं भी बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कह रहा है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह यूरेनियम है, जिसे मैंने आपको वर्ण बताया। तापमान इसका -224 से 234 डिग्री तक पहुंच जाता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड इधर ज़्यादा है। ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन। ठीक है, और औसत तापमान इसका कितना है, तो 464 डिग्री सेल्सियस। आप समझ लीजिए 464। जब गर्मी पड़ती है तो 50+ इधर चला जाता है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ 464+ इसका क्या है, तापमान है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये कौन सा है, ये राजस्थान है। कौन सा, राजस्थान है। मैप में आप राजस्थान की लोकेशन देख सकते हैं। आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक कीजिए, राम और महान, ऐसे ट्रिक बना लीजिए। तो राज्य से सबसे बड़ा राजस्थान है, इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, महा से हो गया महाराष्ट्र, फिर चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पर आता है गुजरात। तो ऐसे भी आप इसको रिलेट करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। अगला है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, राज्य पूछ रहा है। तो देखिए भारत के 8 राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है, और जो ऑप्शन में दिए हैं तो यहाँ से होगा झारखंड से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है। अभी कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा देखिए 23.5 डिग्री पर एक लाइन, एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, उसी को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, और उसी के समांतर 23.5 डिग्री में नीचे साइड, भूमध्य रेखा के नीचे साइड एक रेखा खींची गई है, उसे कहा जाता है मकर रेखा। और जो पृथ्वी को 2 जो बराबर भागों में डिवाइड करती है उसे कहा जाता है विषुवत रेखा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। कितने डिग्री पर है, तो 23.5 डिग्री पर है। ठीक है, अगला है और पूछा जाए कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर सर्वाधिक गुजरती है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगला है भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो भारत में माही नदी है। कौन सी नदी, माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए हमारी ये क्या है, कर्क रेखा है। ठीक है, और माही नदी कुछ इस प्रकार बहती है, यू आकार में बहती है, तो एक बार यहाँ कट गई और एक बार यहाँ कट गई। ठीक है, अगला है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, ये आपको बताना। तो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है ये अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी, अरावली पर्वत श्रेणी है, जिसका विस्तार अगर कहें गुजरात से दिल्ली तक इसका है। ठीक है, जिसे हम रायसीना की पहाड़ियाँ भी कहते हैं दिल्ली में, तो ये अरावली पहाड़ का ही क्या है, पहाड़ी का क्या है, विस्तार है। तो सबसे पुरानी है। तो अरावली पहाड़ी भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से गुजरती है। ठीक है, अरावली श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची, अगर पूछा जाए कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। और गुरु शिखर में माउंट आबू पाया जाता है, जहाँ क्या दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है प्रश्नोत्तर के साथ। ठीक है, अगला है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। तो जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय भूभाग है उसे कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या है कोरोमंडल, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भूभाग को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। देखिए ये हमारा है तमिलनाडु और उसके ऊपर है आंध्र प्रदेश, तो इन दोनों के जो तटीय भूभाग को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोंकण तट, ये गोवा के तट को कहा जाता है। अगला है जोजिला दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा है किन 2 जगहों को जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देख सकते हैं दर्रा किसे कहते हैं, जब पहाड़ों को काटकर आवागमन के लिए रास्ता बनाया जाता है उसे दर्रा कहा जाता है। तो आप देख लीजिए नीचे क्या ही खाई है, नीचे पूरी खाई है और ये क्या है पर्वत है, और यहाँ पे एक सकरीला रास्ता बनाया गया है। ठीक है, अगला है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है सैंडल चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, बहुत ऊंची जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रेलवे के जो है ये फेवरेट क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं बार बार, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। अगला है कर्नाटक राज्य में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है।
ठीक है। अगर आपको हिस्ट्री का भी पढ़ना हो कि आप हिस्ट्री का अगर पढ़ना हो कि हिस्ट्री में PYQ कौन कौन से जो पूछे गए थे रेलवे द्वारा, तो वो भी सीरीज हमारे यहाँ चालू है। तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिए, उसमें लिखा है RRB NTPC PYQ, तो आप उसको जाके देख लीजिए। अगला है तारों का रंग सूचक है, तो तारों का रंग किसका सूचक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तारों का रंग किसका सूचक है? तो ये सूचक है तापमान का। तापमान का, ताप का, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जितना रंग क्या गाढ़ा होगा उतना क्या उसका ताप अधिक होगा। अगला है 23.30 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? तो किसे कहते हैं ये आपको बतानी, कर्क रेखा को कहते हैं। किसके? कर्क रेखा को कहते हैं। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 23.5 डिग्री। अगला है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो किस देश के साथ भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ? बांग्लादेश के। आप अब एक ट्रिक याद कर लीजिए, बचपन, रुक जाइए मैं एक बार थोड़ा सा लिखता हूँ। तो अब देखिए बचपन MBA, आप इस प्रकार इसको ट्रिक को याद कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि भारत के साथ कौन कौन से देश अपनी सीमा साझा करते हैं। बचपन और MBA, तो बस हो गया बांग्लादेश सबसे ज़्यादा करता है, इसके बाद चीन, इसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो सबसे कम जो सीमा साझा करता है वो अफगानिस्तान करता है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश करता है, लगभग 4096। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? देखिए मैं ट्रिक यहाँ लिखी है, मुझे ध्यान नहीं था। तो भारत के पड़ोसी देश, तो इस एक ट्रिक है, बचपन में MBA किया तो बस है हमारा बांग्लादेश, चीन, और ये क्रम वाइज है, ठीक है। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा साझा करता अफगानिस्तान, लगभग 96 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश, ठीक है। और त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अगला है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ये स्थित है अंडमान निकोबार में। कहाँ? अंडमान निकोबार में स्थित है। ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? सिपकिला दर्रा स्थित है। कहाँ? सिपकिला दर्रा स्थित है। अगला है प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी जो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। अगला है भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो भारतीय मरुस्थल में जो बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है वो लूनी नदी है। इसे मरु की गंगा भी कहा जाता है। अगला है लूनी नदी को राजस्थान की मरु की गंगा भी कहा जाता है। यह राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ियों से निकलती है। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की लाइफ लाइन भी मानी जाती है, क्योंकि ये एक मरुस्थल में एक मात्र बहने वाली नदी है और जाके खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। अगला है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। क्या? हरिके बैराज है। और इस नहर को पहले राजस्थान के नहर के नाम से भी जाना जाता था। अगला है भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में है? तो जादूगोड़ा भारत के झारखंड राज्य में। कहाँ? भारत के झारखंड में। और यूरेनियम के लिए सबसे प्रसिद्ध खदान है। आप देख रहे हैं कि ये खुदाई चालू है। अगला है तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। इसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश आती है तो दिहांग कहा जाता है। असम आती है तो ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसके बाद बांग्लादेश में को जमुना कहा जाता है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और अगर यहीं पर बात करें कि इसकी लंबाई कितनी, तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी यांगपंग दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और यांगपंग दर्रा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और इसके प्रमुख शहर कौन कौन से जो इस नदी के किनारे बसे हैं? तो हमारा हो गया जैसे डिब्रूगढ़ हो गया, तेजपुर हो गया, गुवाहाटी आदि ये शहर सम्मिलित। अगला है सामर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सामर झील है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और खारे पानी की झील है। अगला है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44 है। कौन सा? NH44 है। डी हमारा इसका सही उत्तर होगा। देखिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर से शुरू होता है और नीचे कन्याकुमारी तक आता है। तो इतना लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। अगला है पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? तो पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? तो इसका हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने देखा था। किसने? गैलीलियो ने देखा था। बी हमारा इसका सही उत्तर। अगला है डेथ वैली यानी कि मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? तो मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? तो ये स्थित है मोजोबे मरुस्थल में। मोजाबे मरुस्थल, ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है मैगलन जलमंडलू मध्य कहाँ स्थित है। तो मैगलन जो जलमंडलू मध्य कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ, प्रशांत महासागर और दक्षिण अंटार्कटिक महासागर में स्थित है, हमेशा याद रखिएगा। अगला है मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है। जो मानस नदी है किस नदी की सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है। अगला है अरावली और बिंद क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है। तो अरावली और बिंद क्षेत्र के बीच कौन सा पठार है, तो ये मालवा का पठार स्थित है। कौन सा पठार, मालवा का पठार स्थित है। ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पेगोंग झील कहाँ स्थित है। पेगोंग झील कहाँ स्थित है, पेगोंग झील ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ, लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। तो बंटवारे का पुत्र जो कांडला बंदरगाह को कहा जाता है। किसको, कांडला बंदरगाह को कहा जाता है। हमारा सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है। तो कौन सी सुरंग है जो इटली और फ्रांस को जोड़ती है, तो इसका सही उत्तर होगा मोंट ब्लॉन्क सुरंग। ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो किस ज्वालामुखी को जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है, ये कहाँ, इटली में है। अगला है मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी जो मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। बी हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है। तो दो अक्षांश मध्यों के जो रेखाओं के मध्य की दूरी है 111 किलोमीटर। अगला है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो जो गुलाबी क्रांति है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है प्याज से है। किसके, प्याज से है, यह झींगा मछली से है। अगला है संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है। तो संगमरमर जो अवसादी चट्टान है, किस प्रकार की, कायांतरित चट्टान है। किस प्रकार की चट्टान है, तो कायांतरित चट्टान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है। तो किस दर्रे को पार करना पड़ता है, ये सही आपको बताना है। तो ये नाथुला दर्रा को पार करना पड़ता है। जो नाथुला दर्रा है कहाँ है, ये सिक्किम में पाया जाता है। अगला है निम्न में से बृहत हिमालय को एक ठंडा रेगिस्तान है। तो बृहत हिमालय में एक स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। तो बृहत हिमालय कहाँ है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बताना है लद्दाख इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठंडा क्या है, रेगिस्तान है। अगला है भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है। तो भारत के किस राज्य में जो है मैकाल पर्वतमाला स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। बी हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बी हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा, छत्तीसगढ़। अगला विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से केटू है। कौन सा है, केटू है। हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भारत के किस राज्य में है। तो ये भारत के असम राज्य में है। और भारत के असम राज्य में एक क्या है, एक जिला भी है माजुली द्वीप, माजुली जिला भी है। और माजुली द्वीप में ही एक महोत्सव बहुत फेमस है जो मनाया जाता है असम द्वारा, उसे कहते हैं रास महोत्सव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रास महोत्सव। तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद रखना है। अगला है सर क्रीक कहाँ स्थित है। सर क्रीक एक पॉइंट है, ये कहाँ स्थित है, ये गुजरात के पास है, भारत पाक सीमा पर स्थित है। ठीक है। अगला है केरल के तट की सीमा को क्या कहते हैं। तो केरल के तट को क्या कहा जाता है, तो केरल के तट को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। इसे कहा जाता है मालाबार तट। केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये आप मैप में देख सकते हैं, हरा हरा क्या है, केरल है। और इसी के तट को क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है। अगला है हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर कौन सा सागर था। तो हिमालय के अस्तित्व में जब हिमालय नहीं था तो इसके स्थान पर एक टेथिस सागर था। क्या था, टेथिस सागर था। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ थोड़ा सा, आप इस चीज़ को समझिए। देखिए ये क्या है, टेथिस सागर है। मान लीजिए क्या टेथिस सागर है, इसमें पानी है, टेथिस सागर है। ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये टेथिस सागर है हमारा। ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से एक प्लेट आई और इधर से एक प्लेट आई। तो ये दोनों प्लेटों ने क्या किया, इसको क्या किया, फोर्स किया। ऐसे ऐसे क्या किया, फोर्स किया। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, ये हमारे जो ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या हुआ, ऊपर उठा। और ये ऊपर उठा ऐसे ऐसे। अगर किसी चीज़ को हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे अगल बगल से, तो क्या ऊपर उठा। और यही ऊपर हट के क्या हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। और अभी भी कह रहे हैं हिमालय पर्वत की क्या है, लंबाई हमेशा क्या बढ़ रही है, क्योंकि प्लेटें क्या एक अभी भी टेथिस सागर को क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, ऐसे ऐसे फोर्स कर, इसलिए अभी हिमालय पर्वत की अभी भी क्या है, लंबाई बढ़ रही है। अगला है सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन जो टाइगर रिजर्व है
किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। आप देख सकते हैं सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगला है पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये पेरियार जो टाइगर रिजर्व है केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और एक पेरियार नदी पर इसमें इडुक्की बांध बहुत फेमस है कि पेरियार नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? तो इडुक्की बांध जो पेरियार नदी पर बनाया गया बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। ये हमारा इसका सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला क्या है? भारत का राज्य है। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन से जो है राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो देखिए 7 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर। कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो देख लीजिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। ये प्रमुख क्या है? टाइगर रिजर्व है। 7 टाइगर रिजर्व वाला ये हमारा प्रदेश है मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला है बिग बैंग का सिद्धांत किससे उद्भव की व्याख्या करता है? तो बिग बैंग का सिद्धांत किससे उद्भव की व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या कुछ घटित हुआ जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसी के बारे में एक बिग बैंग सिद्धांत की थ्योरी दी जाती है। उसी को कहा जाता है बिग बैंग सिद्धांत, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये प्रमुख बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप हिस्ट्री की क्लास सर्च कर रहे हो कि आपको अगर हिस्ट्री के PYQ करने हो, किसके? हिस्ट्री के PYQ करने हो, तो आप प्लेलिस्ट में हमारे जाइए, रोज़ एक वीडियो आता है। और इस समय हमारा एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि भारत का प्राचीन इतिहास के PYQ हो रहे हैं। RRB वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रेलवे वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।